माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसका नाम है बालक का मानसिक स्वास्थ्य। ये एमपी-टेट सी-टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टॉपिक है आज का बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, यानी जो बालकों का मानसिक स्वास्थ्य हम पढ़ रहे हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य आखिर होता क्या है। तो किसे बोलेंगे मानसिक स्वास्थ्य? जिस बालक में कोई रोग ना हो, उन्हें कोई चिंता ना हो, भय उलझन ना हो उसके जीवन में, तो ऐसा बालक जो होगा वो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कहलाएगा। ठीक है, जिस बालक में कोई रोग, चिंता, भय उलझन ना हो उसे क्या बोलेंगे? मानसिक रूप से स्वस्थ कहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं दी हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी हैं। सबसे पहले लेडल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य किसे बोला जाता है? इन्होंने बोला है कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त सामंजस्य करने को क्या बोलते हैं? मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। यानी हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस धरातल पर रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी हमारे सामने, जिनको हम आसानी से सुलझा सकते हैं, यानी उनमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सामंजस्य कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मानसिक रूप से स्वस्थ। ऐसा बालक जो उसके सामने समस्या आई है उसे वो सुलझा सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा। लेडल ने क्या बोला है? वातावरण और इसे वास्तविकता के धरातल पर जो बालक सामंजस्य स्थापित कर लेता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कहलाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है कुप्पुस्वामी ने किसे बोला है मानसिक रूप से स्वस्थ बालक? जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना, यानी जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करना आसानी से, तो वो कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। हेडफील्ड के अनुसार किसे बोला गया है मानसिक स्वास्थ्य? संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी आसानी से जो काम करते जाएं और संपूर्ण व्यक्तित्व जीवन में, वो क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। यानी बिना कोई उलझन आए हुए जीवन में, बिना कोई समस्या आए हुए, यानी आसानी से समस्या आ तो रही है लेकिन उन समस्याओं को सुलझाते हुए बिल्कुल संतुलित तरीके से अपने काम को पूरा करना क्या कहलाता है? मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कहलाता है हेडफील्ड के अनुसार। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, मेंटल हाइजीन शब्द का, वो सबसे पहले 1908 में गिलफर्ड बियर्स ने किया था। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने एक बुक लिखी थी अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। कौन सी लिखी है? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये भी जो गिलफर्ड बियर्स हैं, ये भी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, यानी इनको कुछ मानसिक प्रॉब्लम थी। हॉस्पिटल में एडमिट रहे कुछ दिनों के लिए। वहाँ से जब ये ठीक होकर आए तो उन्होंने एक बुक लिखी अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इसी बुक के आधार पर बाद में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना की गई 1908 में। यह जो परिषद है इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं। कौन कौन से? जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद है, इसका काम है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, यानी किस तरह बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सके, उसकी रक्षा की जा सके, उसके लिए उपाय बताता है। अगर किसी बालक को कुछ रोग हो गए हों मानसिक रूप से, तो उनको किस तरह रोका जा सकता है, उस रोकथाम का भी काम कौन करता है? परिषद करती है। मानसिक रोगों के उपचार के लिए अलग अलग थेरेपी भी कौन करवाता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद। ये इसके इम्पोर्टेंट काम है, रक्षा करना, रोकथाम करना और उपचार करना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं। अभी पहले हमने जो पढ़ी थी वो मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं उससे रिलेटेड परिभाषा पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं। हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य किसे बोला जाता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान रक्षा करने तथा मानसिक असंतुलन को दूर करना, यानी मन में जो असंतुलन है
उसको दूर करना इसका काम होता है। किसने बोला है? हेडफील्ड ने बोला है कि मानसिक असंतुलन को दूर करना और उसका रक्षा करना एक इसका काम है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का काम है। क्रो ने क्या बोला है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे है? मानव के कल्याण से। यानी यह जो परिषद है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद, इसका पूरी तरह से अगर काम देखा जाए तो क्या है? वो मानव का कल्याण करना है, रोग को दूर करना, रोग का उपचार करना और स्वास्थ्य को बनाए रखना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। यानी पूरे जितने भी काम है इसके किससे है? मानव के कल्याण से संबंधित हैं। इस परिषद के काम ही किसने बोला है? क्रो ने बोला है। स्किनर के अनुसार अधिक स्वस्थ मानव विज्ञान के संबंध से, यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे? अधिक स्वस्थ मानव, यानी मानव को अधिक से अधिक स्वस्थ रखने की जो बात की है वो स्किनर ने की है। नहीं, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद है उसका काम क्या है? अधिक से अधिक मानव के स्वास्थ्य को अच्छा रखना, ये स्किनर ने बोला है अपनी परिभाषा में। अब मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या है? हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि जो बालक है यह पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ है? तो उसके कुछ गुण और कुछ विशेषताएं हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मानसिक रूप से यह स्वस्थ बालक है कि नहीं। यदि किसी बालक में आत्मविश्वास हो, यानी वह कैसा हो? आत्मविश्वासी हो, यानी उसे अपने आप में विश्वास हो, तो वह कैसा कहलाएगा? मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कहलाएगा। उसे आत्म सुरक्षा का ज्ञान हो, उसे यह ज्ञान हो कि वह किस तरह अपनी सुरक्षा कर सकता है, तो वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कहलाएगा। सहनशील हो, बालक कैसा हो? सहनशील, यानी उसके सामने यदि कोई सी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ घटना ऐसी घटित हो गई जिसको वह आसानी से सहन कर सके, तो सहनशीलता का गुण भी क्या है? एक मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। निर्णय शक्ति, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आसानी से निर्णय ले लेते हैं, यानी खुद निर्णय ले लेते हैं कि हमें क्या करना है हमारे जीवन में, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ समस्या आ जाती हैं तो अपने आप खुद निर्णय लेकर सुलझा लेते हैं, तो वो बच्चे भी क्या कहलाएंगे? मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएंगे। संवेगात्मक परिपक्वता, मानसिक रूप से जो स्वस्थ बालक होते हैं उनमें जो संवेग होते हैं, भय, क्रोध, ये सब जो संवेग होते हैं वो आसानी से कैसे होते हैं? परिपक्व होते हैं, यानी वो कंट्रोल करे रहते हैं अपने संवेग में, ना उनको ज़्यादा गुस्सा, ना ज़्यादा उनको डर, ना ज़्यादा उनको सुख दुख, यानी सब में वो क्या बिल्कुल संतुलन रहता है उनके संवेगों में। आत्म मूल्यांकन की क्षमता, जो मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं वो खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें खुद ज्ञान रहता है कि उन्होंने कितना पढ़ लिया, उनका कितना सिलेबस रहा है, और जो उन्हें कहीं डाउट है तो उनका किस तरह निराकरण किया जा सकता है, तो वे आत्म मूल्यांकन की क्षमता उनमें होती है, यानी वे खुद का मूल्यांकन कर सकती हैं कि उन्हें कितना उनका हो गया है, कितना बचा है और आगे वो कैसे कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा, जो मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे होते हैं उनमें एक दृढ़ इच्छा होती है, जैसे उन्होंने कुछ गोल सेट कर लिया कि हमें हमारे जीवन में प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वह उसको प्राप्त करके ही रहते हैं, वो उनमें दृढ़ इच्छा की शक्ति होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। नवीन परिस्थितियों में समायोजन, जो मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे होती हैं उनमें नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन भी पाया जाता है। यदि उनके सामने कुछ कठिनाइयाँ आ गई हों तो वह उन परिस्थितियों का सामना करके आसानी से एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक है पढ़े हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे बोलेंगे, उसकी विशेषताएं, गुण पढ़े। अब कभी कभी बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक था लेकिन उसको कुछ कारक ऐसे प्रभावित कर जाते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो मानसिक रूप से वह अस्वस्थ कैसे हुआ, तो उसके कौन कौन से कारण हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पारिवारिक कारक, यानी परिवार का भी प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे निर्धनता, यदि किसी बालक का परिवार कैसा है, थोड़ा गरीब है, निर्धन है वह, तो उसका प्रभाव भी बालक के स्वास्थ्य पर पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे किसी छोटे बच्चे को जो उसे चाहिए, जैसे खिलौना, उसने किसी का खिलौना देख लिया, अपने दोस्त का किसी का खिलौना देख लिया, उसे भी वही खिलौना चाहिए, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसको दिला सके, तो उस
बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलेंगी कि मुझे एक खिलौना क्यों नहीं मिला, तो उससे भी मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। तो निर्धनता इसका कारण हो सकता है। परिवार का कठोर अनुशासन, कभी कभी किसी परिवार में कुछ इतने कठोर नियम कानून होते हैं कि यदि बच्चा कुछ छोटी सी भी गलती कर देता है तो उसे कठोर दंड दिया जाता है, सज़ा दी जाती है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कलहपूर्ण वातावरण, यदि वातावरण परिवार का कैसा हो, कलहपूर्ण यानी लड़ाई झगड़े नित्य होते रहते हैं, आए दिन उनके घर क्या हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका प्रभाव भी बालक के स्वास्थ्य पर पड़ता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, कभी कभी एक ही परिवार के बच्चों के बीच भी भेदभाव किया जाता है, तो उस भेदभाव का भी प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। माता पिता के उच्च आदर्शों का प्रभाव, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के प्रति उच्च आदर्श पाल लेते हैं। उच्च आदर्श यानी जैसे एग्जाम्पल, कुछ मम्मी पापा पहले ही बच्चे की मानसिक रुचि को ना देखते हुए पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन जब बच्चा उनकी आदर्शों को पूरा नहीं कर पाता तो बच्चे के मन में भी एक तरह का मानसिक अस्वस्थ पैदा हो जाता है। ज़्यादा उपेक्षा या लाड़ प्यार, परिवार में बच्चों को ना ज़्यादा लाड़ प्यार देना चाहिए, ना उनकी ज़्यादा बुराई करना चाहिए, उसका भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी बिल्कुल जितना ज़रूरी हो उतना ही लाड़ प्यार होना चाहिए और उतना ही उनकी जितनी जब उन्हें ज़रूरी हो, यानी यहाँ पर डांटना है हाँ तो उधर पे ही डांटें, ये नहीं कि उसके अच्छे काम पर भी उसे डांटें। तो ना ज़्यादा उपेक्षा होना चाहिए बच्चों से, ना ज़्यादा लाड़ प्यार, इसका भी प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ भौतिक कारक होती हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कभी कभी अचानक कुछ भौतिक कारक आ जाते हैं, जैसे आपदा, तूफान, बाढ़। इन जो भौतिक कारकों की वजह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी जन धन की बहुत हानि हो जाती है, तो उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विद्यालय कारक यानी स्कूल के भी कुछ कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे स्कूल का वातावरण बच्चों के अनुकूल नहीं होता तो उससे भी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कक्षा में भीड़ भाड़, कभी कभी एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चों को बिठा लिया जाता है और साथ में उनको समझाया जाता है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं सिलेबस को, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। जब वो नहीं समझ पाते तो उन्हें वो दिमाग में कुछ सोचते रहते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कक्षा की भीड़ भाड़ और वातावरण का भी प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अनुचित पाठ्यक्रम, किसी किसी स्कूल का पाठ्यक्रम कुछ अच्छा नहीं होता, जैसे बच्चों के अनुकूल नहीं होता, बाल केंद्रित नहीं होता, जैसे बच्चे की मानसिक जो मेमोरी है उनकी सिलेबस को याद करने की कुछ कम है, लेकिन सिलेबस कुछ ज़्यादा ही है, बच्चे उसको कैच नहीं कर पा रहे, यानी बच्चों के अनुकूल पाठ्यक्रम नहीं है, तो उसका भी प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली, कहीं कहीं जो शिक्षण की जो विधि है वो शिक्षक एक ही तरह की शिक्षण विधि यूज़ करते हैं सभी बच्चों पर, तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। यानी बच्चों में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के अनुकूल शिक्षण विधि का उपयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, कहीं कहीं दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली होती है स्कूल में, जैसे किसी बच्चे ने कोई सा टॉपिक लिखा है, उस टॉपिक के उसको पूरे मार्क्स मिल गए, लेकिन एक दूसरा बच्चा है उसने भी वही लिखा है, उसके कम नंबर है, तो बच्चों में यह बहुत होता है कि मुझे इसमें कम नंबर क्यों दिए। यानी परीक्षा प्रणाली उधर की कैसी है, दोषपूर्ण है, यानी बच्चों की जो परीक्षा के जो अंक हैं वो समान नहीं दिए जा रहे, तो उसका भी प्रभाव बच्चों में पड़ता है। कठोर नियंत्रण, कभी कभी स्कूल का जो नियम कानून होते हैं बहुत कठोर होती हैं, कुछ छोटी सी गलती पर भी बच्चों को बहुत डांट दिया जाता है या उन्हें बहुत कठोर दंड दिया जाता है, तो उसका प्रभाव भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ सामाजिक कारक भी हो सकते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ सकता है, जैसे एक दूसरे से ईर्ष्या करना, यानी कहीं कहीं मोहल्ले में समाज के लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, कलह यानी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आए दिन, या समाज की कुछ
रीति रिवाज हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, कृतियाँ हैं, या समाज से बच्चों को या बच्चों के माता पिता को बहिष्कृत कर दिया जाता है कुछ काम करने से, तो उसका भी प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ईर्ष्या, कलह, सामाजिक कृतियाँ, समाज से बहिष्कृत करना। कुछ शारीरिक दोष भी हो सकते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे किसी बच्चे को कुछ रोग हो गए हों भयंकर, या वो बच्चा विकलांग हो, उसके हाथ पैर या कुछ ना हो हाथ पैर, तो वो सामान्य बच्चों से अलग रहता है और वह मानसिक तरीके से अस्वस्थ हो सकता है। मानसिक अस्वस्थ एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, यानी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चा है उसमें क्या समस्या देखने को मिलती हैं। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं उन्हें नींद नहीं आती, यानी उनमें अनिद्रा बनी रहती है। भावनाओं में परिवर्तन, यानी उनके जो संवेग हैं वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो जल्दी रोने लगते हैं, रोते रोते हंसने लगते हैं, जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता है, तो भावनाओं में परिवर्तन होता रहता है। निराशा, ऐसे बच्चे क्या रहते हैं, निराश होते, हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, और कुछ समस्या आती है तो वो जल्दी घबरा जाते हैं। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो लोगों से दूरी बना कर रखते हैं, यानी उन्हें अपने आसपास के लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे जोखिम भरा व्यवहार भी करते हैं, कभी कभी वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं तो कभी कभी देखा होगा तो वो बच्चे पत्थर उठा के दूसरे को मारने लगते हैं, तो जोखिम भरा व्यवहार करने लगते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक कभी कभी बाल अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है, कुछ वो अपराध भी कर सकता है जिससे किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको किस तरह सही किया जा सकता है, यानी उनके रोग को किस तरह दूर किया जा सकता है, उसके कुछ उपाय दिए हैं। विद्यालय में क्या किया जा सकता है जिससे मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे हैं वो सही हो सकते हैं। तो स्कूल में क्या करवाना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होना चाहिए, बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार प्रेमपूर्ण होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, यानी यदि कोई बालक को कोई समस्या हो रही हो तो शिक्षक को एक मित्र की भांति उसकी समस्या को सुलझाने में मदद करना चाहिए। मार्गदर्शक की भूमिका, शिक्षक को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी यदि कहाँ उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुलझाने में उनकी हेल्प करना चाहिए। स्कूल का वातावरण भी कैसा होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। तो यदि स्कूल में ये सभी बातों को अपनाया जाए तो उससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सही हो सकता है और उन्हें पढ़ाई में भी मन लगेगा। परिवार की क्या भूमिका हो सकती है मानसिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनको सुधारने के लिए। सबसे पहले परिवार वालों को शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी कैसा होगा, स्वस्थ होगा। स्नेहपूर्ण व्यवहार, परिवार के लोगों को बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए, प्रेमपूर्ण रखना चाहिए। पक्षपात ना करना, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों के साथ बराबर प्रेम करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह बालक के स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। अब हम कुछ पढ़ते हैं मानसिक रोग। इनमें से भी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम मानसिक रोग पढ़ते हैं। कौन कौन से मानसिक रोग होते हैं। तनाव, दुश्चिंता, ये क्या है, मानसिक रोग हैं। जैसे टेंशन किसे बोलते हैं, तनाव को ही हम क्या बोलते हैं, टेंशन। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार कुछ काम नहीं कर पाता या अपने जीवन में वो असफल हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, तनाव या टेंशन बोलते हैं। जैसे किसी बालक को ले लो, यदि उसने कुछ सोचा है कि मुझे इस बार इस कक्षा में अच्छे नंबर लाना है, अच्छे से पास होना है, लेकिन वह परिस्थिति के अनुसार वह काम नहीं कर पाया तो वह क्या टेंशन में आ जाता है। उधर से जो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे जो
हमने जो अभी परिभाषाएं पूछी है ये पूछ लेते हैं कि जब व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसे तनाव या टेंशन बोला जाता है। दूसरा है हमारा मानसिक रोग दुश्चिंता, एंग्जायटी। जब अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो उसे क्या बोला जाता है? दुश्चिंता बोला जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने बहुत पहले सोचा था कि हमें बहुत अच्छी एक कार लेना है, यानी ये अचेतन मन में हमारी बात रह गई, लेकिन बहुत दिन हो गए और हमने जो सोचा था वो हम नहीं कर पाए। जब जो हमने सोचा था वही काम कोई दूसरा कर लेता है तो उस कई काम को देखकर हमें लगता है कि हमने सोचा था लेकिन हम नहीं कर पाए, हम उधर पे डले हैं। तो हमारे चेतन मन में पुरानी जो बातें आने लगती हैं, तो उन बातों की वजह से हम किसके शिकार हो जाते हैं? दुश्चिंता के शिकार हो जाते हैं। यानी जो हमने सोचा था लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारा मित्र वो कर गया वो काम, तो हमारी पुरानी बातें हमें याद आती हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं किया हमने, तो वो होता है दुश्चिंता। दबाव, स्ट्रेस बोलते हैं। तीसरा डिसीज़ है स्ट्रेस। असफलता तथा आत्मसम्मान के समय दबाव उत्पन्न होता है। जैसे हमने कुछ सोचा था, कुछ गोल सेट किया था हमारे जीवन में, उस गोल को हम पूरा नहीं कर पाए। जब हम वो गोल नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हमारा अब सम्मान नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, तो एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इस स्ट्रेस बोला जाता है। भग्नाशा या कुंठा, ये भी एक तरह का मानसिक रोग है, इसको फ्रस्ट्रेशन बोला जाता है। बार बार प्रयत्न करने के बाद जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है, इसे मनोवैज्ञानिक कुंठा या भग्नाशा कहते हैं। कुंठा किसे बोलते हैं? कि हम बहुत बार बार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार तो हमारा ये हो जाएगा काम जो भी हमने सोचा है, लेकिन हमें हर बार क्या मिलती है? असफलता मिलती है, तो हम कैसे हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इसी दुखी होने को मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं? कुंठा या निराशा। यानी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी सफल ना होना क्या कहलाता है? भग्नाशा या कुंठा। इसको फ्रस्ट्रेशन भी बोला जाता है। फिफ्थ मानसिक रोग है द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। जब एक साथ दो अवसर उपस्थित हों और चयन किसी एक का करना हो तो मस्तिष्क में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं कि दो अवसर तो हैं लेकिन उनमें से हमें किसी एक को चुनना है, यानी कुछ निर्णय लेना है, हमें दो निर्णय हैं हमारा, हमें निर्णय एक लेना है। तो निर्णय लेने में हमारे मस्तिष्क को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसको कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। ठीक है। परिहार और परिहार अंतर्द्वंद, ये क्या होता है? जब दोनों परिस्थिति प्रतिकूल हों, यानी हमें कुछ ऐसा डिसीजन लेना है जो दोनों हमारे लिए सही नहीं है लेकिन लेना ज़रूर है डिसीजन, तो उसे क्या बोलते हैं? परिहार परिहार अंतर्द्वंद। ये भी क्या है? हमारे मानसिक संबंधी एक रोग है। जैसे अगर हम निर्णय लेंगे तो इधर भी कुआं है और उधर भी खाई, यानी दोनों जो निर्णय होंगे वो हमारी परिस्थिति के अनुकूल नहीं होंगे, तो उसे बोलते हैं परिहार परिहार अंतर्द्वंद, यानी दोनों में नुकसान होना। ये डिसीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर लेना। 7th है हमारा उपागम परिहार अंतर्द्वंद। ये भी एक मानसिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? जब एक परिस्थिति अनुकूल और दूसरी प्रतिकूल हो, यानी इसमें जो परिस्थितियां हैं एक तो हमारे लिए अच्छी है लेकिन दूसरी हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो यह क्या है? उपागम परिहार अंतर्द्वंद। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नया टॉपिक लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। बाय, थैंक यू।